नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है अभिलाषा चतुर्वेदी। अभिलाषा जी से हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एनीमिया है क्या? एनीमिया शब्द का मतलब है एनीमिया। ईमिया माने खून और एन माने कमी कोई भी चीज़ की। तो अगर खून की शरीर में कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे चला जाए नॉर्मल के अपेक्षा, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। तो मैम, इसके कारण क्या हैं? इसके कारण तो बहुत तरह के हैं। एनीमिया, एक तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरे, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खून की कमी होने लगती है, सेकेंडरी एनीमिया जिसे कहते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका ब्रेकडाउन होने लगता है। माने कि आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, माने न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, इसके बावजूद जो आरबीसी जिसकी लाइफ 120 दिन होती है, वो कम दिन में ही नष्ट हो जाए। तो मैम, इतने सारे एनीमियाज में से सबसे वर्स्ट क्वालिटी का एनीमिया कौन है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है? ये तो थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा जनरल पब्लिक के लिए। बट आप ये पूछ सकती हैं कि कॉमन कौन सा है। नहीं मैम, मैं कॉमन तो जानना ही चाहूँगी। लेकिन साथ साथ इसलिए कि लोगों में जितना एनीमिया वास्तव में जितनी बड़ी बीमारी है, लोग इसको बहुत कॉमन लेते हैं। एक सर्वे में पढ़ रही थी, उसमें लगभग हर सेकंड इंडियन इस डिजीज से बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉज में है। तो उतना लोग समझ नहीं पाते इसको। तो कॉमन क्या है, और थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो ये तो सीवियरिटी के ऊपर होता है। जैसे आधी पॉपुलेशन हमारी एनीमिक है, लेकिन अगर वो उनकी माइल्ड एनीमिया है, मीन्स 10 से कम हीमोग्लोबिन है, 8 से 10 के बीच में है, तो लेडीज का हम बता रहे हैं। ये जेंट्स का हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज डिफरेंट है। लेडीज की नॉर्मल रेंज 11 ग्राम से कम होता है तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। जेंट्स का 13 तक मतलब नॉर्मल होता है, 13-14 के बीच में होता है, इवन 15 ग्राम तक होता है। तो फीमेल में एनीमिया ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह ये है, एक तो उनके अंदर ब्लड लॉस बहुत होता है, हर महीने मेंस्ट्रुएट करती हैं, या फिर चाइल्ड बियरिंग होती है तो उस डिलीवरी के टाइम भी खूब सारा खून बहता है, या फिर बच्चे को फीड करवाती हैं। तो फीमेल में, और दूसरे हमारे हिंदुस्तान में प्रथा है कि औरत पहले घर वालों को सबको खिला लेगी, उसके बाद में खुद खाएगी। तो मैम, औरतों के उनकी डाइट जो है न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डाइट है। तो मैम, औरतों के तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो थोड़ा पुरुषों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हाँ, पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुषों में एनीमिया उतना कॉमन नहीं है, बिकॉज ब्लड लॉस उनके अंदर रेगुलर नहीं है। लेकिन जो गांव में देहात में होते हैं, नंगे पैर खेत में काम करते हैं, उनके अंदर हुकवर्म घुस जाता है, पैर के जरिए हुकवर्म घुस जाता है, जो पेट में जाके इंटेस्टाइन में खून चूसने लगता है। तो गांव में हुकवर्म वाला एनीमिया बहुत कॉमन है। मतलब उनके शरीर में खून बन रहा है, लेकिन पेट में पैरासाइट है जो खून चूस ले रहा है। तो मतलब मैम, ये एनीमिया गांव में ज्यादा है या फिर शहरों में ज्यादा है, या कॉमन है दोनों जगह? गांव में ज्यादा है। गांव में ज्यादा है। मैम, एक जगह मैं पढ़ रही थी, तो उसमें पढ़ते समय मुझे ये मिला कि इंडिया में 24% जो पुरुषों की मृत्यु होती है, उसके पीछे का कारण एनीमिया होता है, या उसके द्वारा और भी जो कॉजेज होती है एनीमिया से, और भी जो बीमारियां होती है? सो इट इज नॉट ऑलवेज एनीमिया इटसेल्फ। एनीमिया तो अगर किसी को थायराइड की बीमारी है तो भी एनीमिया हो जाएगा। उसको जिसकी किडनी गड़बड़ है, हिंदुस्तान में कितने लोग की किडनी गड़बड़ है, यस मैम, तो उसको भी एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी में एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, वो नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि प्योर एनीमिया के कारण डेथ हो रही है। एनीमिया इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस। मैम, मैं वही पूछ रही हूँ। प्राइमरी डिजीज है किडनी में, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है एनीमिया के रूप में। तो इसलिए इंटर रिलेटेड चीजें हैं ये। तो यानी कि जो एनीमिया के वजह से और जो बीमारियां होती उसके वजह से ये सारी एनीमिया उनमें सेकेंडरी हो रहा है। अच्छा, एनीमिया सेकेंडरी। एनीमिया इज सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज। अच्छा मैम, कोई एज ग्रुप है क्या जो इससे ज़्यादा, किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ही
इससे ग्रसित होते हैं? फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मैं मेल्स की अभी बात कर रही हूँ। मेल्स में इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एनीमिया। जो शहरी आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी, उसको उतना एनीमिया की समस्या कम है। अच्छा। लेकिन जो गांव का आदमी है उसको एक तो न्यूट्रिशनल भोजन फैक्ट्स के लिए उसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है। मिलता तो सब है, खेत में से सब ताजी नींबू भी मिल रहा है, आंवला भी मिल रहा है, अगर उन्हें मालूम हो गुड़ भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है अच्छा। कि क्या खाएं क्या ना खाएं। और दूसरे जो बिल्कुल ही लो क्लास का विलेजर है जो खेत में काम कर रहा है नंगे पैर, उसमें हुकवर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है। ओके। तो मैम ये जो बच्चे होते हैं, हाँ। खास तौर से मैं ध्यान दी जब इस पे रिसर्च करी थी, तो जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें 78.9% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हो रहे हैं। हाँ, उसकी वजह भी क्या है कि हमारे घर की औरतें हैं, बच्चे को दूध तो पिलाती रहेंगी लेकिन खाना खिलाने पे उतना जोर नहीं देती। अच्छा। अगर उनको मालूम हो कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है तो वो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो गया। और दूसरे जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो दूसरा एनीमिया होता है, थैलेसीमिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। थैलेसीमिया के बारे में हमारे ख्याल से अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैम होता क्या है आप भी बताइए। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा। जिसमें आरबीसीज जो होती हैं, हीमोग्लोबिन का एक टाइप होता है, हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन ए। जैसे बच्चे में फीटल हीमोग्लोबिन होता है, न्यूबॉर्न में, और एडल्ट में एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA होता है। लेकिन अगर किसी कारण से, किसी जेनेटिक कॉज की वजह से उनमें HbF का HbA में कन्वर्जन ना होने पाए तो उसकी आरबीसी की हाफ लाइफ जो होती है वो घट जाती है। 120 डेज आरबीसी की लाइफ होती है, लेकिन उसमें हीमोलिसिस होने लगता है। इसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें सिकल सेल एनीमिया होता है। वहां पे जो होता है आरबीसी का शेप बदल जाता है, सिकल की तरह, हंसिया जिसको बोलते हैं ना, हंसी की तरह हो जाता है, और वो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो थैलेसीमिया हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। वो एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से जिसको अगर हो गया उसको अगर आप ट्रांसफ्यूजन नहीं देंगे तो वो बच्चे को बचाना संभव ही नहीं होगा। और तो उसमें न्यूनेटल मोर्टेलिटी, न्यूनेटल नहीं, पीडियाट्रिक मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन थैलेसीमिया। ओके। तो मैम जो ये बच्चों में जो एनीमिया होता है, इससे बचाव के लिए माताओं को आप क्या सजेस्ट करेंगी? एनीमिया से बचाने के लिए जो अगर आपके अंदर जेनेटिक कॉज नहीं है, जेनेटिक का तो बिल्कुल ही ट्रीटमेंट ही अलग है, उसमें तो जेनेटिक काउंसलिंग, प्री नेटल डायग्नोसिस, ये सब भी होता है। वो तो एकदम अलग चैप्टर है, अपने आप में एक अलग ब्रांच है। उसके लिए तो पहले उसमें अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक अवेयरनेस ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल। और वो पूरा अपने आप में एक अलग चैप्टर है, उसमें अगर आप कभी, आई विल लव टू टॉक ऑन दैट सब्जेक्ट, दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन वो कॉमन में नहीं आता है, वो तो कुछ सिलेक्ट जो होते हैं। लेकिन जो आम तौर पे बच्चे होते हैं, एक तो उनको खाना आप खिलाइए, और खाना खिलाने में भी जो, अब बच्चे क्या है, लेमन चूस, गांव के बच्चे लेमन चूस चूसते हैं, इस तरह के फालतू की जो जिसमें ब्लाइंड कैलोरीज होती हैं, डेड कैलोरीज। डेड कैलोरीज मीन्स आपका पेट तो भर जाएगा, कैलोरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो क्या मैम ये हिडन हंगर भी इसमें रोल प्ले करते हैं? देखिए, अब सोमालिया के बच्चे तो उनको तो सारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। प्रोटीन की कमी है, क्योंकि आरबीसी बनने के लिए न कि अकेले आयरन की जरूरत है, बट प्रोटीन की और जरूरत होता है। हीमोग्लोबिन, 2 चीजों से हीमोग्लोबिन बनता है। ओके मैम, तो थोड़ा सा स्त्रियों पे बात कर ले। तो मैम पर मंथ आपने बोला है कि उन्हें मासिक धर्म और ये सब आते हैं, तो उससे भी एनीमिया क्यों इतना तेजी से औरतों में बढ़ता है? क्योंकि एक तो जितना आप हर महीने ब्लड लूज कर रहे हैं उतना आप रीजनरेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। औरतों का वही है ना, हिंदुस्तान में औरतें तो सेकंड ग्रेड सिटीजन है ना, सब परिवार को खिलाने के बाद जो बचा खुचा है वो हम खाएंगे। तो और दूसरे अवेयरनेस की कमी। मैम यानी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होने के बाद भी सेकंड ग्रेड। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस मैम, बिल्कुल। हमारा देश तो पहला देश था जिन्होंने स्त्रियों को प्रथम वरीयता की भी नागरिकता दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा ये रह गया, तो आप क्या ऐसे औरतों को सजेस्ट करेंगी?
कि वो अपना ध्यान कैसे जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो सबसे पहले वो एयर होस्टेस बताती है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहले खुद ऑक्सीजन लगाओ, तब बगल वाले को या अपने डिपेंडेंट पे ऑक्सीजन लगाओ। वही मैं कहूंगी औरतों से कि पहले आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करिए। अगर आप खुद बीमार हैं तो परिवार का देखभाल कैसे कर पाएंगी? तो औरतों को अपने इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, उनको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस को लेके मैं ये कहूंगी कि हम लोग के यहाँ वो अगर हम किसी मरीज से कहते हैं कि तुमको खून की कमी हो गई है तो कहेगी इसको अनार का जूस हम पिलाएंगे, लेकिन उसको अनार का जूस तो उससे जितना मिलेगा उतना मिलेगा। अनार का जूस और एप्पल वो उस पर तो जोर देगी, लेकिन वो नहीं जानती कि हमारे साधारण देसी इलाहाबाद के अमरूद हैं, उसमें भी उतना ही फायदा है। तो फूड का अंदर एक कंसेप्ट होता है फूड माइल। फूड माइल का कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि 100 मील के एरिया में आपके यहाँ जो पैदावार हो उसको खाइए, आप उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए आप अपना फूड। तो हम अमरूद है, आंवला है, इनमें विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मैंने आपने आयरन खा तो लिया, लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बेकार है। आप लोहे की कीले चबा के बैठ जाओ, क्या होगा? कुछ नहीं, वो भी तो आयरन है। तो आप लोहे की कढ़ाई में बना के बैगन पालक सोया की सब्जी बनाइए ना, वो क्यों नहीं बनाते? आप आंवले की चटनी बनाइए ना, आप एक अमरूद के ऊपर नींबू निचोड़ के नमक डाल के खाइए ना। यानी आप देशी चीजों फूड माइल कंसेप्ट में आपकी एक तो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, पैसा नहीं खर्च होता है, और दूसरा नेचर से भी हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी नहीं कर रहे, बिकॉज हम जो फूड इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने कितना इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया। तो जो आपके यहाँ लोकल पैदा, अवेयरनेस हर हेल्थ के पैरामीटर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अवेयरनेस। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है दुर्भाग्य से। मैम यही बात तो मैंने सबसे पहले ही आपसे पूछा था कि इंडिया में हर दूसरी औरत, माना जाता है कि हर दूसरी औरत एनीमिया से ग्रसित है, लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस है एनीमिया के बारे में, लोग समझते नहीं है। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जब स्त्रियां गर्भावस्था में होती है तो उस समय उन्हें बहुत ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, बिकॉज लेने के लिए बच्चा भी है ना। यस मैम, वही खून चूसने के लिए तो है पैरासाइट। यस, बच्चा बड़ा होता है तो वो माँ के ही न्यूट्रिशन से बड़ा होता है। तो मैम ऐसे समय में एनीमिया से बचने के लिए स्त्रियों को क्या क्या काम करना चाहिए? एक तो आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, विटामिन सी रिच डाइट लेनी चाहिए, साथ में आयरन के साथ में फोलिक एसिड इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि एनीमिया का एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, एक पर्निशियस एनीमिया होता है। उसमें आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, बहुत तरह का एनीमिया होता है। तो आपको आइडियल डाइट लेनी चाहिए। आपको न्यूट्रिशनिस्ट से, हिंदुस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट का कंसेप्ट नहीं है, सब डॉक्टर ही जो बता देता है वो बता देता है, लेकिन फिर भी इफ यू कैन अफोर्ड देन गो टू ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। और कुछ नहीं है तो कम से कम एक बेसिक, जो हर डॉक्टर आयरन की गोली तो लिखता ही है, उसमें आयरन भी होगा, विटामिन B12 भी होगा, बी कॉम्प्लेक्स सब कुछ होगा, विटामिन सी भी होगा। इतना तो ये एक जनरल हमारे देश का भी जो है ना कि आयरन की गोली बढ़ती है, आयरन फोलिक एसिड की, वो भी खा लेगी तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अगर आप बहुत इलिटरेट है, आपको ये सब ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जो सरकारी सस्ती गोलियां होती हैं आयरन की, उनसे भी काम चला सकते हैं। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसमें कई बार वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं। यस मैम, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कई सारी औरतों को आयरन की गोली पचती ही नहीं। बिल्कुल, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एक भी गोली नहीं खाई लेकिन आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट माई डाइट। मैम सेम प्रॉब्लम विद माई मॉम, वो बताती है कि उनके बच्चे हो गए लेकिन वो कभी ना हमने आयरन खाया ना कैल्शियम खाया। तो मैम अगर जिन औरतों को आयरन की प्रॉब्लम हो रही है, आयरन की गोली नहीं ले सकती, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? वो घर के कौन सा मौसम है? ये अच्छा, जाड़े का मौसम है, अमरूद खाइए। नींबू आमतौर पे हर मौसम में होता है। नींबू विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इलाहाबाद प्रतापगढ़ बेल्ट में आंवला भरपूर उपलब्ध है, लेकिन आंवले के साथ खास बात यह है कि विटामिन सी बड़ा हीट लेवल विटामिन होता है। आपने आंवला का मुरब्बा बना के खा लिया तो उसमें टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा, आयरन भी मिलेगा लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा। तो आप आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं। दूसरे इलाहाबाद में बड़ा चलता है ना, आलू बैगन सोया सब्जी बना के, पालक वगैरह डाल डूल के लोहे की कढ़ाई में बनाइए,
अभी तो वो लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने लगे, दैट्स वेरी बैड। तो मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ, अगर मानिए जो लोग इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि गांव में गांव की इकोनॉमी अभी उतनी नहीं हो पाई है खासतौर से, और गांव के लोग जो रिच हैं वो तो शहर को माइग्रेट कर गए हैं, गांव में वही लोग हैं जो अभी उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गांव में चना बहुत कॉमन सा चीज है, वो लोग गांव में भुना चना खाइए, लाई चना खाइए, वही तो क्या उसमें नींबू निचोड़ लो। और कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो वो ले सकते हैं? जो बाजरा है, गुड़ है, सत्तू है। हाँ, सत्तू सर्व सुलभ भोजन है, वो तो हर समय यूज किया जा सकता है। इवन उसमें जौ और चने का सत्तू हो सकता है। ओके मैम, इसकी जटिलता क्या क्या है एनीमिया की? जटिलताएं तो एनीमिया से सब कुछ हो सकता है। हम लोग तो आजकल तो हम चूंकि प्राइवेट सेटअप में हम मरीज देख रहे हैं तो हमारे पास थोड़े अपर क्लास के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी रेजिडेंसी वगैरह पढ़ाई के दौरान हम लोग देखते थे सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वहां पे 2 ग्राम हीमोग्लोबिन वाली मरीजें आती थी। 2 ग्राम हीमोग्लोबिन, उनका हार्ट भी एनलार्ज हो जाता था, बिकॉज वो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए उनके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। भाई हीमोग्लोबिन ही तो आयरन कैरी, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ेगा, तो हार्ट का साइज एनलार्ज हो जाता था और पेशेंट्स मरती नहीं, और घर वाले ब्लड नहीं देते थे। खून चढ़ाने की अगर बात करते थे तो वो भाग जाते थे। मैम, ये एनीमिया के कॉज में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा फैक्टर होता है? कॉमन की अगर बात करेंगे तो थायराइड थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जेंट्स में आजकल किडनी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और वो भी अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा है। अधिकतर हमारे किडनी डैमेज हो रहे हैं ड्रग इंड्यूस्ड। तो अगर फॉर एनी रीजन अगर किडनी अगर गड़बड़ है तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो मैम, एनीमिया से मृत्यु का दर कितना होता है लगभग? हाँ, ये तो स्टैटिस्टिक्स तो हमारे लिए बताना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हर टाइप के एनीमिया में इट इज द सीवियरिटी, क्योंकि मैम इट इज द सीवियरिटी। अगर आपका हीमोग्लोबिन 6 के आसपास है फॉर एनी रीजन, तो मृत्यु की संभावना काफी ज्यादा है। फिर आपकी सर्जरी हो रही है, आपका साथ कोई प्रोसीजर हो रहा है, आपकी डिलीवरी हो रही है, तो इट्स सिचुएशनल ऑल्सो। अगर आप 6 ग्राम है एंड यू आर नॉट प्रेग्नेंट एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सर्जरी, then you may survive on that। अच्छा मैम, इन सभी चीजों में एक तबका है जो छूट जाता है, वो लड़कियों की या अनमैरिड लड़कियों की। जब से उन्हें 11-12 साल की होती हैं तब से लेकर के और आगे जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, लोग उनके ऊपर केयर नहीं करते हैं। लेकिन जितना मैं जान पाई हूँ, रिसर्च कर पाई हूँ, बहुत सारी लड़कियां भी एनीमिया से परेशान रहती हैं, लेकिन उनको कोई केयर नहीं करता। बिकॉज ब्लड लॉस तो उनका भी होता है, और हिंदुस्तान में अगर कोई लड़की जिंदा रहती है तो वो अपनी ईश्वर की कृपा से जिंदा रहती है। समाज तो उसको नष्ट करने का भ्रूणावस्था से प्रयास करता है। यस मैम, वो चाहता ही नहीं है कि लड़की हमारे घर में। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और इस बात को बोल रही हैं। इट इज अ फैक्ट। यस मैम, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन खुशकिस्मती से अब दुनिया बदल रही है, हमारी नई जनरेशन में अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ गांव और शहर की नहीं, गांव की लड़कियां ज्यादा अलर्ट है इस समय। ये हमने देखा है। शहर की लड़कियां तो उतनी कन्वेंशनल है, और गांव की लड़कियों में जागरूकता ज्यादा आ रही है, और जुझारूपन भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये स्त्रियों का जब ये डिलीवरी का समय आता है, उस समय उनके ब्लड पे और ये सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा डेथ भी मैटरनल मोर्टेलिटी जैसे बोलते हैं। यस मैम, जो डेथ होती है उसमें 50% कॉज एनीमिया ही बताया जाता है, खून की कमी। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे, वो कैसे अपना केयर करें? तो एंटीनेटल केयर माने आप डॉक्टर के पास, एंटी माने पहले, नेटल माने प्रसव पूर्व देखभाल। अगर आप रेगुलर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अपने आप एक जो होता है ना ऑटो मोड में सिस्टम आपके आ जाते हैं, और डॉक्टर खुद ही इन सब चीज़ों का देखभाल कर लेगा। आपको स्पेशली कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हमेशा एनीमिया को लेकर कंसर्न होते हैं।
तो मैम ये मैं आपसे तब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने कई बार सजेस्ट किया है आंवले अमरूद और जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हो उसमें जो भी चीज़ें मिले उससे आप विटामिन सी और ये आयरन की चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन मैम इसके अलावा आप कुछ अलग से सजेस्ट करना चाहें? दूसरी चीज़ एनीमिया, अगर आपको क्रॉनिक एनीमिया रह रहा है, इसका मतलब न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन से ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ गो फॉर थैलेसीमिया टेस्टिंग, बिकॉज जो आयरन आपके लिए अमृत है एनीमिया में, वही अगर आप थैलेसीमिया है तो आपके लिए जहर है। तो इसलिए थैलेसीमिया को लेकर भी अवेयरनेस होनी चाहिए और थैलेसीमिया के बारे में टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और उसको अगर डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान में थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अनडायग्नोज थैलेसीमिया, इवन डॉक्टर को भी नहीं मालूम है। उसको आयरन देते हैं, मरीज़ का अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है तो मरीज़ को डांट लगा देते हैं कि तुमने दवाई नहीं खाई होगी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वहाँ पे हिडन कॉज क्या है। तो थैलेसीमिया पे मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगी, यानी कि पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे केयर करना पड़ता है। डॉक्टर्स के पास अगर टाइम होगा, डॉक्टरों को पता तो सब होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इतना न तो टाइम कम होता है, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आई डोंट ब्लेम द डॉक्टर्स, आई ब्लेम द सिस्टम। और दूसरा चीज़, चूंकि आपने मुझे मौका दिया है इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे देश के शिक्षाविदों को कहना कि ये जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ा रहे हैं, उसका हमारे दिमाग में, जिंदगी में क्या इस्तेमाल होना है? हमने बहुत बढ़िया थे मैथ्स में, लेकिन हमें तो कुछ नहीं याद है। हम अपनी हेल्थ को, अवेयरनेस को लेके हमारे कोर्सेज में, बच्चों के कोर्स में ये चीज़ें अगर डाली जाएं, न्यूट्रिशनल, हेल्थ और फर्स्ट एड, जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, उनको अपना कोर्स भी बदलना चाहिए। तो यानी कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि 2006 के बाद जो सिलेबस में एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक अलग से पेपर ही जोड़ दिया गया। अरे कितना जोड़ेंगे भाई, बच्चे का बेचारे का दिमाग कम है, उतना उसके ऊपर ओवरलोड नहीं करिए, वरना तो दिमाग पगला जाएगा। उसको ये फालतू की चीजें बाद में पढ़ाइए, रख दिया जाए उसको, नहीं उसको इसको कंपलसरी करिए। और जो एडवांस साइंसेज हैं, अच्छा, अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया और उसको डीएनए पढ़ा के क्या करेंगे? उसको बेसिक चीजें पे ध्यान दीजिए, और जिनको हायर एजुकेशन लेनी होगी वो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और सब पढ़ लेंगे। जो बेसिक चीजें, बच्चों को कैसे सेल्फ प्रोटेक्शन करें, लड़कियों को कैसे वो करें, गुड और बैड टच का डिफरेंस सिखाएं, जो बेसिक चीजें जो हमारी जिंदगी में रोज काम आने वाली हैं, छोटे बच्चों के सिलेबस में वो चीज डालनी चाहिए। और जिनको एडवांस स्टडी करनी है उनको एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। मैम, हम जो आप मैसेज दिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने अखबार और अपने चैनल के जरिए हम इसको जरूर सरकार, सिर्फ आप ही लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हम कोशिश करेंगे। मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे मैं कई बार बोली हूँ कि 55% स्त्रियाँ भारत में एनीमिया से ग्रसित हैं, तो इस पे एक आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज किया जाएगा सोसाइटी को, क्योंकि ये सोसाइटी मेल और फीमेल दोनों से मिलके बनी है, और बिना फीमेल के ये कोई भी सोसाइटी चल नहीं सकती। और फीमेल का इतना बड़ा तबका, एक बीमारी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो आराम से क्योर किया जा सकता है, लेकिन कंपेयर देन एनीमिया हम लोग सारे बीमारियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते, पर एनीमिया का नहीं देते। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाना चाहिए। आदमियों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपना विचारधारा में थोड़ा मॉडिफिकेशन उनको आवश्यक है। औरत के रूप रंग की प्रशंसा करने से पहले अगर वो सफ़ेद दिख रही है तो ये नहीं कहें कि वो बहुत गोरी हो गई है, ये देखें कि कहीं एनीमिया के कारण तो सफ़ेद नहीं हो रही है। अपने घर की औरतों की इज्जत करें, खुद खाएं तो उसको भी पूछ लें। इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ने वाला है, वरना अच्छा तो आदमी ने खा लिया, बचा खुचा औरत को मिल गया। ये मध्यम वर्ग में भी है और निम्न वर्ग में तो है ही। बिल्कुल मैम। तो मैम, आपने बहुत अच्छी और बहुत सफाई से अपनी बातों को रखी, और जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स है उसको भी आपने सामने रखी, जो हमारी सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है वो भी आपने सामने रखी कि क्यों फीमेल्स इस तरीके की बीमारियों से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। मैम, आप हमारे टॉक शो के लिए समय दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी,
से हो, जिन्होंने एनीमिया के बारे में बात की, उसके कारण, लक्षण, उपचार बताए और साथ ही साथ सोसाइटी में जो एक भ्रम बना हुआ है स्त्रियों को लेकर कि सी इज सेकेंड ग्रेड सिटीजन, उसको थोड़ा कम करके प्राथमिकता दी जाए। तब तक के लिए